अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा और आप प्रोग्राम देख रहे हैं सेहत सबके लिए। ईद हमने मना ली, खूब ज़्यादा सारा खा लिया, बद परहेज़ी कर ली और अब वो टाइम है कि हो रहे हैं सारे के सारे वो जो अलामात हैं ना अब आ रहे हैं। किसी को जो है सीने में जलन हो रही है, हार्ट बर्न हो रहा है, किसी को गैस हो रही है, किसी का पेट फूल रहा है, किसी के जिगर के ऊपर चर्बी जमा हो रही है और समझ नहीं आ रहा है कि भाई ये खा तो लिया था उस वक्त, लेकिन अब इन सारे जो अलामात हैं उनका हम क्या करें। और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा गर्मी भी है और कई इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश और सैलाब है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हैज़ा डायरिया भी फैला हुआ है, फूड पॉइजनिंग हो रही है, लोगों का पेट बार बार ख़राब हो रहा है। इसलिए आज हमने दावत दी अपने स्टूडियो में डॉक्टर राबिया को, जो कि माहिर अमराज जिगर और मैदा हैं, गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। डिटेल में इनसे बात करेंगे और बहुत सारे सवाल पूछेंगे पर्टेनिंग टू आपका मैदा, आपका जिगर और किस तरह से आपने ये जो अलामात डेवलप आपके हो गए हैं इनको ठीक करना है, कंट्रोल करना है, आइंदा के लिए किस तरह से लेकर चलना है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस डॉक्टर राबिया। कैसी हैं आप? आपकी ईद कैसी थी? ईद तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजर गई। बस वो मुल्क की कुछ सूरत हाल ऐसे है तो वो थोड़ा सा सैडनेस हो जाती है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, चलें इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर हो जाएगा। सबसे पहले तो ये बताइए, जो बदहजमी है जो कि बहुत ज़्यादा खाने की वजह से है और इन्होंने ओवर ईटिंग कर ली और अब हर किसी को बदहजमी हो रही है, भाई बहुत ज़्यादा डकार आ रहे हैं, गैस हो रही है, जलन हो रही है, इसका पहले नंबर पे प्रिवेंशन बताइए और साथ साथ ये बताइए कि अब जिनको हो गई है, डेवलप हो गई है, वो क्या करें। अच्छा देखिए, बदहजमी जिसको हम मेडिकल के टर्म में ना डिस्पेप्सिया का नाम देते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की हो रही है। ये तो सबसे ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि आपको एक्यूट सिम्टम्स है, जो कि आपने बताया अभी ईद गुजरी है, लोगों ने ओवर ईटिंग कर ली या बहुत खा लिया या एकदम से हम खा, क्योंकि ईद पे आपको पता नॉर्मली होता है कि हम खा रहे होते हैं, रेस्ट कर रहे होते हैं, खा रहे रेस्ट कर रहे होते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है हमारी, तो चलना फिरना भी कम होता है, तो खा के फ़ौरन लेट जाना एक तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये फैक्टर्स में कंट्रीब्यूट करता है। सेकेंडली, अगर आप पानी का इंटेक कम कर रहे हैं, फ्लूइड इंटेक कम कर रहे हैं, फ्राइड फूड ले रहे हैं, बारबेक्यू ग्रिल्ड फूड ले रहे हैं, जो कि आपकी कॉन्स्टिपेशन भी इंटर्न करता है, और वैसे भी एसिडिक कुछ ट्रिगिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि एसिडिक फूड उसको एसिडिक कंपोजिशन को इंक्रीज़ कर देते हैं, एक वो फैक्टर होता है, और बहुत ज़्यादा फ्राइड और स्पाइसी फूड है वो भी फैक्टर होता है। और किसी का अगर ऑलरेडी कोई रिस्क फैक्टर हो, फॉर एग्जांपल किसी को ऑलरेडी ओबेसिटी है या सेडेंट्री लाइफस्टाइल है कि 9 to 5 जॉब है, आप बिल्कुल बैठ रहे हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, या कुछ लोग ना पेन किलर्स ले रहे होते हैं, या कुछ लोग ब्लड थिनर्स ले रहे होते हैं, इसको लोप्रिन या एस्पिरिन या डिस्प्रिन कहते हैं, उनमें ऑलरेडी ना रिस्क बढ़ जाते हैं। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर ये होता है कि आप मतलब आपका जो पानी जो आप इस्तेमाल करें वो भी साफ़ नहीं है, तो वो मल्टीपल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर जाते हैं। प्रिवेंशन में यही होता है कि जो आप खाएं सबसे ज़्यादा बैलेंस डाइट लें और इत्तेदाल में खाएं, कि मतलब खाने के लिए जो है वो ज़िंदा ना रहे, ज़िंदा रहने के लिए खाएं। और सेकंड चीज़ इंपॉर्टेंट ये होती है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल ओवर ईटिंग कर लिया फॉर एग्जांपल, तो आप कोशिश करें कि खा के फ़ौरन लेटे ना, उस दिन अपनी फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी सी ज़्यादा कर लें। मुश्किल होता है ईद के दिनों में, ज़रा मुश्किल होता है कि आप, और आजकल वैसे भी सब लोग अब बैक टू देयर लाइफ और ऑफिस दोबारा से ज्वाइन कर लिया है, मुश्किल होता है। कोशिश करें थोड़ा सा टाइम निकालें, एटलीस्ट 30 to 15 मिनट्स निकालें, डेली की वॉक एक्टिविटी हो, बेड टाइम और आप डिनर टाइम में एटलीस्ट 2 आवर्स का गैप लाजमी रखें, वो बहुत ज़रूरी है। ये कौन से कॉजेज़ क्या हैं उन चीज़ों के जिसमें कि आपका एसिड या तेज़ाब जो है वो मुंह पे आता है, जैसे कहते हैं ना गले में आ रहा है, जलन हो रही है, सीने के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ फील होता है, जलन सी होती है, घबराहट भी उसके साथ होना शुरू हो जाती है, जैसे ही खाते हैं उसके बाद होती है, तो इन चीज़ों का भी बताइए कि उन्होंने कैसे इन्वेस्टिगेट करना है। बहुत सारे लोगों को एडिक्शन हो गई है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स या राइजेक या ओमेप्राजोल की, उनको एडिक्शन है कि भाई नाश्ते से पहले हम वो गोली ले लेते हैं, उसके बाद हम जो मर्जी खा लेते हैं। तो थोड़ा सा इसके ऊपर भी गाइड कीजिए कि इसको भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं लेना, कितने अरसे के लिए लेना है, किन लोगों ने लेना है, और मजीद और क्या क्या चीज़ें वो कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मेडिकेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया ताहिरा, ये आजकल हमें बहुत ज़्यादा ये चीज़ें कैटर करनी पड़ रही हैं बीइंग अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं लोगों को, लोग उसको मानने को तैयार भी नहीं होते, क्योंकि वो उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है कि हम तो कब से ले रहे हैं, हम तो शुरू से ले रहे हैं, हमारे पेरेंट्स भी ले रहे हैं, सब लोग ले रहे हैं, तो हमें क्यों ऐसा हो गया। क्योंकि सबसे कॉमन साइड इफेक्ट जो है वो विटामिन B12 डेफिशिएंसी है, जो कि एनीमिया कॉज करती है। उससे कॉमन साइड इफेक्ट ये है कि आपको माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस यानी कि आंतों की सोजिश होती है। अगर मैं आसान लफ्ज़ों में समझाऊं तो डायरिया आपको बहुत फ्रीक्वेंट रहना शुरू हो जाता है, बोन्स को आपके वीक करता है, PPIs जो होते हैं अगर लॉन्ग टर्म ले रहे हो। तो ये बड़ा अच्छा रेलिवेंट क्वेश्चन है आपका कि हमें रूट कॉज को, रिस्क फैक्टर को एड्रेस करना होता है। गर्ड जिसको गैस्ट्रो रिफ्लक्स डिजीज़ हम बोलते हैं मेडिकल की ज़बान में, यानी कि गले में कड़वा पानी आना या एसिडिक कंटेंट्स, आपके स्टमक कंटेंट्स का रिफ्लक्स पैक होना, सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर ये कि अगर आपकी सेंट्रल ओबेसिटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम यानी कि पेट की चर्बी बढ़ना जो है वो हो रही हो, तो वो एक फैक्टर होता है। क्योंकि
खुराक की नाली बिल्कुल पतली एक नाली होती है, फूड पाइप जिसको हम बोलते हैं, जहाँ वो मैदे से मिल रही होती है, वहाँ एक वेल्व होता है जो कि जिगर की चर्बी इकट्ठी होने से वेल्व की ना वो थोड़ी सी लैक्सिटी हो जाती है या वो सही तरह काम नहीं कर रहा होता। तो जो खाना हम खाते हैं वो रिटेन रहता है, वहाँ पे प्रोसेस थोड़ा डिले होता है क्योंकि एक्सटर्नल कंप्रेशन यानी कि बाहर से थोड़ी तंगी हो रही होती है, नाली के अंदर रुकावट नहीं होती। एक तो वो फैक्टर होता है। सेकेंडली सब मैंने आपको बताया कुछ लोग एनसेड्स ले रहे होते हैं, पेन किलर्स ले रहे होते हैं, लोप्लेट ले रहे होते हैं, उनमें भी नेचुरली होता है कि आपकी गैस्ट्राइटिस यानी कि आपकी इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, आपकी मैदे की दीवार की सोजिश हो रही होती है। थर्ड फैक्टर ये कि कुछ लोग ना कैफीन इंटेक ज़्यादा होता है, एक्स्ट्रा स्पाइसी फूड ले रहे होते हैं, चॉकलेट ज़्यादा ले रहे होते हैं, तो वो भी आपका ना एसिडिक कंपोजिशन जो है वो ज़्यादा करता है। और पानी का फ्लूइड इंटेक आपका कम होता है, या अगर आप बाहर का खाना बहुत ज़्यादा ले रहे हो। तो एंटासिड्स का इसमें क्या रोल है? बहुत सारे लोगों को ये जेलुसिल या टम्स लेने की भी आदत है, ऊपर से सिरप भी पी लेते हैं या कार्बोनेटेड। अब देखिए इसका क्या है? जब भी हम किसी चीज़ को ट्रीट करते हैं तो हम स्टेप वाइज जो है मूव करते हैं। हम देखते हैं कि सिम्टम्स की सिविरिटी क्या है, आया वो एक्यूट है या वो क्रॉनिक है। अगर तो किसी को क्रॉनिक रह रहा है ना, पहले तो हम डिवाइड करते हैं डिस्पेप्सिया विदाउट अलार्म साइन, विद अलार्म साइंस। अलार्म साइंस यानी कि बेसिकली किसी को के साथ उसके एनीमिया हो रहा है, किसी को खून की खुदा से उल्टियाँ आ रही हैं, या बड़ा पेशाब काले रंग का, इसको मलेना बोलते हैं, यानी कि बड़े पेशाब में खून आना, या वेट लॉस हो रहा है, या आपको क्लिनिकली मुआयने पे कोई पेट में खुदा से रसोली या मैस। और सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर आपकी फैमिली में किसी को गैस्ट्रिक सीए यानी कि मैदे की कैंसर की हिस्ट्री हो, तो ये सारे अलार्म साइंस रेड फ्लैग्स होते हैं। तो इसमें तो डायरेक्टली हमें एंडोस्कोपी करके बाकी थॉरली इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, ये सीटी स्कैन कराना पड़ता है। तो उसमें इनिशियली तो हमें जब तक आपकी इन्वेस्टिगेशन वेटेड है तो आपको पीपीआई यानी कि प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स देने पड़ते हैं ताकि एसिड की सिक्रीशन कम हो, यानी कि जिसमें अगर अल्सर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं। अब एक होता है नॉर्मली आजकल किसी ने अगर ओवर ईटिंग कर लिया, कुछ भी आपने खा लिया, या आपका आजकल चलना फिरना कम है कि आपको एक्यूट सिम्टम्स आए, सिम्टम्स से मिला दिए कि सिर्फ आपको जलन हो रही है जो कि सीने में आपको महसूस होती है, उसके साथ आपको उबकाइयाँ आना, नौजिया नहीं है, आपको उल्टी यानी कि वॉमिटिंग नहीं है, पेट में बहुत शदीद दर्द नहीं है, तो इसमें हम सिर्फ ओवर द काउंटर जिसको हम बोलते होते हैं एंटासिड जो कि खुद भी आप ले सकते हैं किसी फार्मासिस्ट से जाके, तो वो हम यूज़ कराते होते हैं। लेकिन अगर आपके सिम्टम्स सवेयर हो गए, फॉर एग्जांपल आपको दिन में 3 से 4 बार आ रहे हैं, हफ्ते में 5 से 6 बार आ रहे हैं, जो कि आपकी डेली एक्टिविटीज़ को बॉदर करें, कि आपको मतलब डेली के अपने काम करने मुश्किल हो रही है, कि आपको बार बार पानी पीना पड़ रहा है, आपको बैठना पड़ रहा है, या रात में नींद में उठना पड़ रहा है, तो उसमें फिर हमें प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स देने पड़ते हैं या H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स ऐड करने पड़ते हैं। तो इन तीनों का जो मजमा है वो ले सकते हैं फॉर गिवन पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन साथ साथ उन्होंने बहुत केयरफुल रहना है कि खाते ही उन्होंने सोना नहीं है, बिल्कुल इस तरह से लेटना नहीं है, थोड़ा सा ऊपर होके लेटना है, थोड़ा थोड़ा करके खाना है। और जैसे आपने कहा कि बहुत ज़्यादा चिकना या बहुत ज़्यादा आपने मिर्चों वाली चीज़ें नहीं खानी। कॉलर की जाने पड़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन सा आप बोल रहे हैं, कहाँ से? ये मैं कमरान अहमद बात कर रहा हूँ बरकाऊ से। जी जी बताइए, क्या सवाल है आपका? ये मैंने डॉक्टर राबे से ये पूछना था, मेरे जो जिगर है ना मेरा जी, ईद के बाद जिगर मेरा भी सोजन उसमें ज्यादा हो गई है ना। ठीक है, तो इस सोजन के बारे में पूछ रहा था कि आप किस बेसिस पे कह रहे हैं सोजन हो रही है? आपको क्या अलामात आ रही है? अलामात ये आ रही है कि जैसे मुझे ऐसे लगता है जैसे ऐसे सोजन है और मेरे मतलब वो दर्द होता है ना। राइट साइड पे दर्द हो रहा है आपको? जी ये दर्द हो रहा है। पूछ लीजिएगा। अच्छा, आपकी उम्र और अपना वजन बताइए। जी मेरा वजन तकरीबन वेट मेरा 92 kg। अच्छा, और उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी है 41 ईयर। और शुगर है आपको? नहीं शुगर नहीं है। ठीक है, कोई किसकी बात के पास आपने टेस्ट कराया जिसने बताया आपको कि सोजिश है, या ऐसे खुद ही बोल रहे हैं? नहीं टेस्ट मैंने करवाया, लेकिन वो उसमें समझ नहीं आ रही ना, वो कहते हैं आप ठीक हो जाएंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है। अच्छा चले, कुछ पूछेंगे आप इनसे? जी जी। अच्छा, आपने अल्ट्रासाउंड का टेस्ट करवाया अपना कामरान साहब? जी अल्ट्रासाउंड को करवाए, उसमें कोई मसला आ रहा है मुझे ना। उन्होंने जिगर पे चर्बी बताई होगी आपको, ग्रेडिंग उसकी करते हैं 1 2 3 फैटी लिवर जिसको बोलते हैं मेडिकल की ज़बान में। जी जी अच्छा ठीक है, ठीक है, आप सुनिए जवाब। थैंक यू जी। जी 41 इयर्स की एज है, 92 इनका वेट है, और इनको लग रहा है कि सोजिश है, और कह भी रहे हैं फैटी लिवर है। जी देखिए, अब 42 इयर्स एज एक तो हाइट मैटर करती है, लेकिन 92 इन एनी केस थोड़ा ज़्यादा काफ़ी वेट है। तो ये और जिगर पे चर्बी आने की 3-4 कॉमन वजूहात होती हैं। सबसे कॉमन वजह ये होती है कि हेपेटाइटिस बी या सी, जैसे आपने क्वेश्चन से किया कि डायबिटीज़ तो नहीं, आपको शुगर तो नहीं है, और उससे ज़्यादा कॉमन वजह ये है कि आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो रहा है, इसमें ओबेसिटी आती है, हाइपरकोलेस्ट्रीमिया आता है, हाइपरयूरिसीमिया आता है, या हाइपरटेंशन आती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस जिसमें होती है, या सेंट्रल ओबेसिटी या सेडेंटरी लाइफस्टाइल। अगर आपकी सेंट्रल ओबेसिटी ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली एक तो आपको गर्ड के फीचर्स आएंगे जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि मतलब मैदे की अलामात आती है। दूसरा, आपके जिगर गिरना, अल्लाह ने एक कैप्सूल बनाया, उसको हम झिल्ली बोलते हैं,
जब भी आपके जगह पर कोई भी चीज़ सोजिश की वजह बन रही है, यानी कि सबसे कॉमन कंट्रीब्यूटिव फैक्टर ये होता है कि फैटी लिवर जगह पे चर्बी आ रही है, तो जगह के जो कैप्सूल होता है उसमें स्वेलिंग होती है, जिसकी वजह से आपको पेन फील होता है। और पेन बिल्कुल परसिस्टेंट नहीं होता, वो ये होता है वो कभी कभी आता है, और कुछ लोगों को करवट लेने पे, दाएं तरफ लेटने पे आता है, कुछ लोगों को पिंचिंग फीलिंग होती है। तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट वही अगेन जो कॉमन काज ये सॉरी हमने जो मेन उसका इलाज करना होता है, रिस्क फैक्टर को हमने एड्रेस करना होता है। किसी को इनको मैं यही कहूँगी कि हेपेटाइटिस बी सी के टेस्ट एहतियातन करवा लें, अपने शुगर का HbA1c का टेस्ट है वो करवा लें, क्योंकि अमूमन ये हमें होता है कि हम डेली शुगर चेक करते हैं वो नॉर्मल आती है, तो दैट्स नॉट अ इंडिकेटर। हाँ, 3 मंथ्स का कंट्रोल देख लें। और दूसरा ये कि सबसे कॉमन वजह ये है कि आपने एक तो अपना एक फाइब्रो स्कैन करवाना है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड पे सिर्फ आपको, क्योंकि वो ऑपरेटर डिपेंडेंट होता है, जो भी अल्ट्रासाउंड करे अपने मुताबिक उसको कंपेयर करके वो आपको दे देगा। फाइब्रो स्कैन पे देखें कि जिगर की चर्बी की जो नेक्स्ट स्टेज होती है उसका फाइब्रोसिस, जिगर की सतह को ख़राब होना, वो कौन सी स्टेज का है। अगर 1 2 3 4 ग्रेडिंग हम करते हैं उसके अकॉर्डिंगली फिर हम एंटी फाइब्रोटिक एजेंट्स उसमें ऐड करते हैं। और लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अपना सेडेंटरी लाइफस्टाइल इंप्रूव करना होगा, 45 मिनट डेली एक्टिविटी, फैटी फूड आपने कट डाउन करना होगा, बहुत जल्दी भी वेट लॉस नहीं करना ड्रास्टिकली, ये बड़ा कॉन्सेप्ट है कि हम बहुत जल्दी वेट लॉस करते हैं। ऐसा करें कि आप लाइफस्टाइल चेंज करना है, कि आपने लॉन्ग टर्म कंटिन्यू करना है। बहुत जल्दी जब वेट लॉस करते हैं तो वो हमें ज़्यादा एडिशनल नुकसान देती है, क्योंकि वो जिगर की चर्बी पूरी मोबिलाइज होकर। एंटी फाइब्रोटिक एजेंट्स में क्या होता है यूजुअली? जो रोल तो खैर किसी का भी इतना नहीं है, सिर्फ विटामिन ई का जो है वो करंटली जो एविडेंस बेस्ड रोल है कि वो है विटामिन ई हम लोगों को देते हैं। और भी 2-3 दुनिया में एक और 2 एजेंट्स पे वर्क हो रहा है, लेकिन वो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं है। विटामिन ई जो कि एवियन के नाम से आती है वो हम देते होते हैं। तो ये बिल्कुल आप प्लीज़ गौर कीजिए के ऊपर कि आपने अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है। जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सालन खाते हैं तरियों वाले, उसको प्लीज़ छोड़ दीजिए, और जितना कम तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो भी वेजिटेबल ऑयल्स जैसे ऑलिव ऑयल या सनफ्लावर ऑयल, इसी को इस्तेमाल कीजिए। एनिमल फैट या चर्बी में बनी हुई चीज़ें, बहुत ज़्यादा बड़ा गोश्त खाना, ये सब कुछ जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। और आपने साथ साथ बहुत सारी एक्सरसाइज करते हुए आपने विटामिन ई की गोली भी डॉक्टर के एडवाइस से लेनी है और कंट्रोल करना है। अब इसी के साथ साथ हम थोड़ा सा मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि बहुत सारे लोग जो हमारे यहाँ फैटी लिवर ऑलरेडी उनको होता है ना, और आपने बड़े अच्छा पॉइंट किया, वो लड़कियाँ स्पेशली। अच्छा जी, नेक्स्ट कॉलर जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से, फिर हम वापस रिज्यूम करेंगे जी, कौन कहाँ से? जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, मैं अब्दुल अजीज बात कर रहा हूँ मानसेरा से। जी मानसेरा से, जी पूछिए सवाल। जी डॉक्टर साहब, असल में मेरे मुंह में छाल बहुत होती है ना, मुंह में छाले जो नहीं होते जी, वो तकरीबन आज यहाँ से 15-20 साल से है ना। ओके, तो मतलब ये है कि मेरी एज 34 है ना, ठीक है। तो काफी अरसे से मतलब ये है कि मुंह में छाले खत्म भी नहीं होते, मतलब होते हैं तो फिर मतलब 1 वीक बाद खत्म हो जाते हैं, लेकिन 1 वीक में मतलब मेरी जो कैफियत होती है ना, मैं कुछ खा नहीं सकता। इसके साथ आपको और कोई अलामात है, मतलब आपके मतलब जैसे कोई जलन होती हो, कोई सीने में जलन, कोई दर्द, कहीं पे वजन का घटना, कुछ भी ऐसा है? डायरिया अगर होता हो तो? नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है, वजन भी ठीक है। आप कोई नस्वार, सुपारी, पान, सिगरेट इस्तेमाल करते हैं? नहीं मैम, किसी किस्म का नशा नहीं करता, मैं एक टीचर हूँ। मैं किसी किस्म का नशा नहीं करता। और दूसरी बात ये है कि मैंने LFTs करवाए थे ना जी जी, तो उसमें डॉक्टर साहब ने बोला था कि ये आपकी LT थोड़ा सा बड़ा हुआ है ना, ठीक है। तो बस बाकी उसने बोला बाकी ठीक है, नॉर्मल है। कुछ उसने मल्टीविटामिन मुझे दिए थे उन्होंने ना, ठीक है, तो वो भी मैंने खाए थे, तो लेकिन फर्क कुछ भी नहीं पड़ा। हालांकि मैंने LFT भी मैंने करवाए थे, वो भी ठीक आ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती कि मुंह में छाल किस तरह से होती है ना। चलें ठीक है, और ठीक है, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा देखिए, जैसा मुंह में जब छाले बनते हैं हम देखते हैं कि अल्सर्स हैं, ओरल अल्सर्स को पहले देखना होता है, डिवाइड करना होता है। एक होता है पेनफुल अल्सर्स, एक होते हैं पेनलेस अल्सर। पेनलेस अल्सर्स मोस्टली उन लोगों में जो रिफ्लक्स हो रहा हो, या मैदे में जलन हो रही हो, या तेजाबियत हो रही हो, कि बार बार खाना पलट के वापस आ रहा हो, या रात में आपका मुंह कड़वा रह रहा हो। उससे ज़रा चीज़ इंपॉर्टेंट होती है आपकी डेंटल हाइजीन। आपको कोई गम इन्फेक्शन तो नहीं है, दांतों को कोई इन्फेक्शन तो नहीं रिसेंट हुआ हुआ। अगर ये चीज़ नहीं है, आपकी कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, आपका वेट ज़्यादा नहीं है, आपको रिफ्लक्स वाले सिम्टम्स नहीं है, फिर हमें देखना होता है अगर आपको एप्थस अल्सर्स हो रहे हैं, फिर कुछ ऑटोइम्यून डिजीज़ होती हैं जो कि मरूसी बीमारियाँ होती हैं, तो उसमें हमें देखना होता है वो तो आपको नहीं हो रहा। तो उसमें भी ना और अलामात भी होती हैं, जिसमें किसी को डायरिया हो रहा होता है, जोड़ों में दर्द रह रहा होता है, जोड़ों में सोजिश यानी कि रेडनेस हो रही होती है, या आपके जिस्म पे निशान धब्बे बन रहे होते हैं जो खुद ठीक हो रहे होते हैं, या आपके CBC में कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं उनको हमें देखना पड़ता है। तो इनको चाहिए किसी लोकल डॉक्टर से जाकर रब्ता करें, उनको दिखाएं, और मीनवाइल ये करें कि अपनी डेंटल हाइजीन का ख्याल रखें, माउथ वॉश यूज़ करें, दिन में 2 दफ़ा ब्रश करें, और कोशिश करें जो मैंने बताया था कि रात को सोने से पहले खाने के बीच में 2 घंटे का वक्फा रखें,
और बस ये कि तली हुई चीज़ें अवॉइड करें। बिल्कुल, तली हुई चीज़ें आपने अवॉइड करनी है, अच्छी तरह से कुल्ली करनी है, और आप गरारे कर सकते हैं नीम गर्म पानी में नमक मिला के, वो एक बहुत अच्छा आपके लिए एंटीसेप्टिक का वो होता है। और एक डेंटिस्ट हमारे पास आए थे, एक उसमें उन्होंने ओरल अल्सर्स के बारे में ये कहा था कि आप तेल के अंदर जो है, जो लौंग का तेल है उसके अंदर भी नमक मिला के जो है एज एन एंटीसेप्टिक लगा सकते हैं ऑल ओवर, सो दैट आपको ये सारा प्रॉब्लम ना हो। और बाकी इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है जी, वैसे आप जरूर कराइए। अच्छा, जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही थी वो मैं यंग लड़कियों के हवाले से आपसे इसलिए पूछ रही थी कि बहुत सारे लोग आजकल ये फैट डाइट्स, कीटो डाइट के पीछे पड़े हुए हैं, और लड़कियां तो स्पेशली वेट लॉस के लिए कीटो डाइट करती हैं जिसमें बहुत ज्यादा फैट होता है और सिर्फ फैट ही होता है, और उसके बाद फिर उनको फैटी लिवर का भी इशू हो जाता है। तो इसको प्लीज क्लैरिफाई करिए लोगों को और बताइए कि ये कीटो डाइट इज नॉट एन आइडियल डाइट एंड दे शुड नॉट फॉलो इट। अच्छा, ये तो लोगों को ना असल में हर किसी को ना एक शॉर्टकट चाहिए होता है, लाइफ में एक शॉर्टकट चाहिए होता है कि आप करें, और पूरी दुनिया में एम्फेसिस जो अब ये हो रहा है कि आप एक लाइफस्टाइल बनाएं जो कि लॉन्ग टर्म चले। अब पॉसिबल नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। आप एक डाइट कर रहे हैं जैसे आप उसको छोड़ेंगे, एक तो सबसे ज़्यादा ड्रॉबैक है कि दोबारा से आप उसी रूटीन पे वापस आ जाएंगे। सेकेंडली आपने मेंशन किया कीटो डाइट। अब कीटो डाइट एटकिंस जो मुख्तलिफ नामों से आती हैं, कि किसी में फैट ज़्यादा है, किसी में प्रोटीन ज़्यादा, किसी में सिर्फ कार्ब्स नहीं लेने, आपने बिल्कुल कट डाउन कर दिया है। इससे एक तो आपकी न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी होती है। फिर लोगों का होता है कि हमारे बाल गिर रहे हैं, हमारी स्किन ख़राब हो रही है, हमें ड्राइनेस हो रही है, हमें बाकी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। अच्छा, फिर फैटी लिवर का हो जाता है, कंसर्न हो जाता है। तो बेहतर है कि आप जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अच्छा इंटरमीडिएट फास्टिंग काफ़ी हद तक बेहतर चीज़ है, जो कि अभी फॉलो भी कर रहे हैं लोग। गो कि उसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। जिन लोगों को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, आंतों की सोजिश होती है, वो उसमें एग्रीवेट हो जाता है कि उनके आंतों की, इसको कहते हैं ना कि आंतों की हरकत सही नहीं होती, उनमें वो इंटरमीडिएट फास्टिंग इतना उनको सूट नहीं करता, लेकिन मोस्टली लोगों को सूट करता है। उससे भी ज़्यादा बेहतर है कि आप पोर्शन कंट्रोल करें। मतलब दिन में इंटरमिटेंट जो होता है, बेसिकली अगर आप दिन में 3 बड़े खाने के बजाय 6 टाइम कर दें, 2-2 घंटे बाद लें। लेकिन कीटो और एटकिंस जो है, इसके लॉन्ग टर्म बहुत साइड इफेक्ट्स हैं। आपको इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंसी होती है, किसी को हाइपोकलीमिया हो जाता है, किसी को हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है, फिर लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहना शुरू हो जाती है, बिल्कुल, बहुत जो कि आंतों में सोजिश करती है। बिल्कुल, तो ये नहीं करनी। कॉलर की जानिब बढ़ते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं मोहम्मद आज़ाद बात कर रहा हूँ फतेहजंग से। जी बताइए। मैम, मैदे में जिगर की चर्बी है जिसकी वजह से गैस बनती है और दिमाग जो है कम करना छोड़। गैस बनती है और उसके बाद आपका समझ नहीं आई, फिर से बोलिए। मैम, गैस बनती है तो उसके बाद दिमाग की जो रगे हैं वो मतलब दिमाग भारी अच्छा, ठीक है, बेहोशी सी हो जाती है। ठीक है। और आपकी उम्र कितनी है? आवाज़ नहीं आ रही है। वजन कितना है? वजन मैम 80 kg है। 80 kg है, ठीक है। जलन वगैरह तो नहीं? जलन है साथ, कोई सीने में जलन वगैरह हो या सिर्फ गैस है? जलन भी रहती है। जलन भी रहती है। भूख को नींद कैसी है इनकी? आपकी भूख बहुत ज्यादा लगती है? भूख जो है भूख ज्यादा लगती है। ज्यादा लगती है। और नींद? नींद जो है वो नॉर्मल ही है। नींद नॉर्मल है। सर्दी गर्मी कौन सी ज्यादा लगती है? ज्यादा अभी इस मौसम मतलब गर्मी ज्यादा। इस मौसम में तो खैर गर्मी लगेगी। चलिए ठीक है, थैंक यू जी। अच्छा, आपने बड़े अच्छे ताहिरा इनसे क्वेश्चंस किए हैं कि एक आपने वेट को देख लिया, क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया था, जब भी आपके मतलब गैस का जो गैसेस डिस्टेंशन हम बोलते हैं, या अर्ली सेडेटी का वर्ड यूज़ करते हैं कि थोड़ा सा भी खाना खा के आपको फुलनेस फील होना कि आपने बहुत ज़्यादा आपका पेट भरा हुआ है। अगेन ये गर्ट को फेवर करता है। जैसे वहाँ पे मैंने आपको बताया एक वेल्व होता है, वहाँ खाना रुका रहता है जो कि एसिडिटी बनाता रहता है, खाना पलट के वापस भी आता रहता है, आपको बहुत ज़्यादा फुलनेस वहाँ फील होती है, पेन फील होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, एक टर्म होती है फंक्शनल डिस्पेप्सिया, जो कि नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया के नाम से आपने अक्सर लोगों को देखा होगा। कुछ लोग ना नेचुरली थोड़ी सी स्ट्रेस प्रोन पर्सनैलिटी के मालिक होते हैं, चीज़ों की टेंशन परेशानी ज़्यादा लेते हैं, उसकी वजह से आपके हिस्टामिन रिसेप्टर्स एक्टिव होते हैं, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा बन रहा होता है। दैट कैन बी द कंट्रीब्यूटर एज वेल। लेकिन अगेन मैं इनसे कहूँगी कि पहले अपना जो कुछ वर्कअप वगैरह करा, में CBC बहुत इंपॉर्टेंट है, हीमोग्लोबिन हमने देखना होता है कि कोई अगर किसी का अलार्म साइंस नहीं आ रहे तो हमने बाकी चीज़ों के लिए देखना होता है कि अगर आपका हीमोग्लोबिन लोअर साइड पे तो अल्सर के लिए इन्वेस्टिगेट करना होता है, एंडोस्कोपी की ज़रूरत होती है। अगर हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, थायराइड फंक्शन से आपने पूछा कि गर्मी ज़्यादा लगती है, सर्दी, TSH का सिंपल सा ब्लड टेस्ट होता है, वो आपने करवाना होता है। सेकेंडली आपने एक अल्ट्रासाउंड अपना करवाना होता है कि आपको गॉल स्टोन्स तो नहीं है, पित्ते में पथरी तो नहीं, वो भी इस तरह प्रेजेंट कर सकती है। अगर ये सब चीज़ें आपकी नॉर्मल हैं, फिर आप जो भी अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से रब्ता करके पहली दफ़ा उनको दिखा के आपको फिजिकली एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद सिंपल हम PPIs यानी कि प्रोटॉन इनहिबिटर्स इनको शुरू कराएंगे, शॉर्ट टर्म नॉट लॉन्ग टर्म, कि 4 to 6 वीक्स के बाद रिस्पॉन्स के बाद टेपर डाउन करेंगे। सेकेंडली लाइफस्टाइल मोडिफिकेशन, अगेन कि रात को सोने के बीच में खाने में 2 घंटे का वक्फा, फैटी फूड आपने अवॉइड करना है, रात को सोते हुए सर की तरफ थोड़ी ऊंची रखनी है कि 45 डिग्री पे आपका होना चाहिए, 2 पिलोज रख के सोएं।
अगर आपके लिए मुमकिन नहीं है, कुछ लोगों को नेक का स्पैज्म होता है, वो नहीं सो सकते, उनको डिस्कम्फर्ट होता है, तो उसके लिए कर सकते हैं जो भी बेड या चारपाई वो यूज़ करते हैं उसके नीचे ब्लॉक्स रख लें या ईंटें रख लें। ठीक है, इंक्लाइंड पोजीशन। जी, इंक्लाइंड पोजीशन। नेक्स्ट कॉलर, थैंक यू सो मच। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो, मुश्ताक मीर बोल रहा हूँ गिलगित से। जी बताइए। ये मेरे मुंह, रात को सोता हूँ तो मेरे मुंह में कड़वाहट बहुत होती है। ठीक है, और इसके साथ और भी कुछ होता है, जलन वगैरह? बस जलन वगैरह बहुत है, वो मैदे की दवाई खा लूँ तो जलन नहीं होती है, वो बंद कर दूँ फिर जलन हो जाती है। अच्छा, रात को फौरन खाना खाते ही सो जाते हैं? ये कि 2 घंटे के बाद सो जाता हूँ। तो उन 2 घंटों में कुछ करते हैं, मतलब चलना फिरना होता है? बैठे टीवी देखते। हाँ, इसलिए ना। अच्छा, आप अपनी उम्र और वजन भी बता दीजिए। वजन मेरा, मैं तो शुगर का मरीज हूँ। अच्छा, और मेरा वजन जो है वो 68 है। 68, वो तो ठीक है। और उम्र बता दे। उम्र 55 है। 55। बस भाई टीवी को आपने ऑफ कर देना है और थोड़ा चलना फिरना है और बाकी पूछ लीजिए कुछ। बिल्कुल। अब देखिए इन्होंने ना एक चीज मेंशन की है कि डायबिटीज है, इनको शुगर है। अब शुगर इंसान के सारे आज़ा पे असर करती है, सबसे ज़्यादा हमारी नर्व्स यानी नसों को मुतासर करती है और पूरा इंसानी निज़ाम ही नसों पे चल रहा है। अब शुगर से होता है कि आपकी नसें जो आपकी आंतों को सप्लाई करती, थोड़ी सी उनकी हरकत कम हो जाती है, आंतों की, इसको कहते हैं डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस आपको हो रहा होता है, ऑटोमेटिकली आपका जो हाजमे का डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो स्लो है। तो इनमें तो बहुत ज़रूरी है, आपने मेंशन किया कि वॉक बहुत ज़रूरी है, इन्होंने कुछ भी नहीं करना, सिंपल एक तो अपनी डायबिटीज़ कंट्रोल करनी है, जिस भी जो भी डॉक्टर को दिखा रहे हैं। अगर एक तो अपना HbA1c का टेस्ट करवा लें, कंट्रोल अच्छा नहीं तो उसका अपना कंट्रोल करवाएं, यानी कि अगर वो गोलियों पे कंट्रोल है तो इंसुलिन पे जाएं, जो भी ऑप्शन है उसको मतलब एड्रेस करेंगे। सेकेंडली इनमें हम शॉर्ट टर्म जो है ना PPI यानी कि प्रोड्रामा इनहिबिटर्स दे सकते हैं, जो कि ऑलरेडी ये ले रहे हैं। उसमें एक ना कुछ प्रोकाइनेटिक्स भी ऐड करने पड़ते हैं, जो कि डिफरेंट नाम से ताकि गट मोटिलिटी इंक्रीज हो। और वही बात है कि वॉक बहुत ज़रूरी है, 45 मिनट्स डेली एक्टिविटी इनकी होनी चाहिए। अच्छा, ये भी बड़ा कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में कि आप खाना खाने के फ़ौरन बाद वॉक शुरू कर देते हैं, ये नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट आधे घंटे का गैप देना चाहिए, एम्प्टी स्टमक करें, उसमें टीवी देख लें, फिर उसके बाद वॉक कर सकते हैं। लेकिन वॉक बहुत ज़रूरी है क्योंकि डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस के इनको सिम्टम्स आ रहे हैं। ये तो शुगर अपनी कंट्रोल रखिए और दूसरा जो है साथ PPI ले सकते हैं और साथ वॉक काफ़ी लाजमी करें। अच्छा, हमारे यहाँ एक और प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा जो रैम्पेंट है, स्पेशली बच्चों में भी और बूढ़ों में भी, क्योंकि हमने डाइट बहुत प्रोसेस्ड कर ली है ना, हम हर चीज़ रिफाइंड खाते हैं तो कॉन्स्टिपेशन है। अब इन्होंने भी कहा था कि उनकी रगें जो है, एक और भी साहब बताते हैं कि सर की रगें जो पे प्रेशर पड़ रहा था, गैस की वजह से प्रेशर भी पड़ रहा था। तो थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन, फाइबर की कमी हमारे डाइट में जो हम नहीं खाते, फ्रूट का भी हम जूस बना के पी लेते हैं, तो इसका थोड़ा सा बताइए ताकि लोगों की कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो और साथ सर का दर्द एंड ऑल दोज एसोसिएटेड सिम्पटम्स भी हो। ठीक है, अब देखिए कॉन्स्टिपेशन की ना में कुछ वजूहात होती हैं। अगर आपको एक्यूटली डेवलप हो रही है, यानी कि 3 से 4 हफ्ते में हुई है या 1 महीने के अंदर हुई है और साथ आपने नोटिस किया इसमें खून भी आ रहा है और जो बड़े पेशाब के साथ खून आ रहा है, तो उसको तो फ़ौरन अपने आप को डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। इट्स एन इमरजेंसी अलार्म फीचर है। अगर किसी को क्रॉनिक से मुराद है कि आपको 3 से 4 माह से ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन, 6 माह से ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रह रही है, उसके साथ अलार्म सिम्टम्स नहीं है, आपका वेट ठीक है, आपको बड़े पेशाब में खून नहीं आ रहा, या आपको बहुत शदीद पेट में दर्द नहीं हो रहा, या जिस्म में कोई निशान नहीं बन रहे, तो फिर ये है कि आपको आंतों की हरकत का मतलब इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, प्रीडोमिनेटली कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, IBS जो है लोगों का कॉन्सेप्ट है कि मुझे डायरिया होगा तो मुझे आंतों की हरकत का मसला हो, लेकिन 2 तरह का होता है। एक IBS प्रीडोमिनेटली डायरिया होता है, एक प्रीडोमिनेटली कॉन्स्टिपेशन होता है। किसी को कब्ज़ रह रही होती है, किसी को पेचेस रह रहे होते हैं, तो उसके लिए हमने देखना होता है। और दूसरा हमने ये देखना होता है कि साथ अलार्म साइंस तो नहीं है। फिर आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने खुद बताया कि डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइबर इनटेक बहुत कम है। एक तो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना फ्लूइड इनटेक बेहतर करिए। आज गर्मी है तो आजकल गर्मी है तो आपको वैसे भी ज़्यादा होना चाहिए, डिहाइड्रेशन एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है, तो पानी बहुत पिए और फाइबर जंक फूड अवॉइड बीच में कॉलर आ गया। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? वालेकुम सलाम मैडम, शोरकोट कैंट से बात कर रहा हूँ, उमर फरूक। जी बताइए उमर साहब। शोरकोट कैंट से बात कर रहा हूँ। थैंक यू, आप अपना सवाल पूछिए। मेरे ना मैडम बेटे में बहुत ज्यादा गैस बनती है ना। ठीक है, और खाते क्या हैं आप ऐसा? किसके बाद, कौन सी चीज खाने के बाद बहुत ज्यादा गैस बनती है? ये सुबह का नाश्ता करता हूँ मैडम मैं, और चलता फिरता हूँ, तो इसके बाद चाय का इस्तेमाल मैं ज्यादा करता हूँ मैडम। बस आपने अपने सवाल का खुद ही जवाब दे दिया। अच्छा, आप अपनी उम्र भी बता दीजिए। उम्र बता दीजिए। मेरी उम्र मैडम 37 है।
37 इनकी एज है। थैंक यू जी। आप सुनिए, और गैस इनको बहुत बनती है क्योंकि बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो कैफीन इनटेक जो है और सिट्रस जो फल फ्रूट्स होते हैं, आजकल तो खैर मौसम नहीं है, माल्टे का ही लेमन का इस्तेमाल लोग आजकल ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि गर्मी है, तो वो लोग उसके जूसी से शरबत बना के पीते हैं। तो एक तो लेमन इनटेक इन्होंने अपना कम करना है, कैफीन इनटेक को कम रखें, एटलीस्ट 1 to 2 कप्स अ डे ऑफ टी या कॉफ़ी लें तो बेहतर है। और अगर जो चाय या कॉफ़ी ले रहे हैं तो ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल उन्हें नहीं करना, चॉकलेट इनटेक अपना कम रखना है। अच्छा, दूसरा कॉन्सेप्ट ये बहुत कॉमन होता है कि हम ना बहुत ज़्यादा कच्ची सब्जी यानी कि सैलड बहुत ले रहे होते हैं। सैलड इज़ नॉट गुड फॉर द गैस डिस्टेंशन या पेट के गैसेज या जिन लोगों को डिस्पेप्सिया, उसके लिए सैलड अच्छा नहीं है। तो सैलड बेहतर अगर आपको पसंद है उसको आप स्टीम करके ग्रिल करके लें, रॉ फॉर्म में आपने यूज़ नहीं करना, ठीक है। और वही वॉक अपने शुरू करें, 45 मिनट्स उनकी वॉक होनी चाहिए डेली, क्योंकि अगर ये क्योंकि ना लोग ऑफिस गोइंग होते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है, 9 to 5 आपकी जॉब होती है, वापस आके बस आप खाना खाते हैं और बड़ी बात है टीवी देखते हैं या सो जाते हैं। तो उसमें बीच में थोड़ा सा अपने टाइम निकालें, बेशक अगर एकदम से 30 मिनट्स नहीं कर पा रहे तो 15 मिनट्स के गैप से कर लें, लेकिन करें ज़रूर वॉक। बिल्कुल, वॉक भी करें और अपने फूड को भी जैसे चूज कर लें कि आपने रॉ चीज़ें, सैलड्स, नट्स इनका इस्तेमाल नहीं करना, या जो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स होते हैं, कैबेज वगैरह, इनसे भी बहुत गैस हो जाती है, चने वनों से भी बहुत गैस हो जाती है। तो आपने देखना है कि भाई ये लाल लोबिया हो गया, सफ़ेद लोबिया, चने, इनको आप अवॉइड करें, और जो चीज़ें खा रहे हैं दूसरी उनको अच्छी तरह से पका के आहिस्ता आहिस्ता से खाना है, खाते हुए बात नहीं करनी, स्ट्रॉ का इस्तेमाल नहीं करना, च्युइंगम का इस्तेमाल नहीं करना, उससे भी बहुत ज़्यादा हवा जाती है। और उसके बाद जो है अच्छा मुझे इसमें बताइए, बहुत ये वाकई हेल्प करता है कि नहीं कि जो कावा होता है विद जिंजर हो गया या इस तरह की चीज़ें, पेपरमिंट ऑयल हो गया, सिमेथिकॉन हो गया, डू दीज थिंग्स हेल्प विद गैस? अच्छा, मैंने की एक चीज़ पढ़ी थी, ग्रीन टी जो है ना आपको सिर्फ तब फायदा देती है आप खुद जाके कहीं से उसके पत्ते तोड़ के लाए। तो ये बड़ा अजीब कॉन्सेप्ट है। हाँ, ये बात ठीक है, आपकी एंटीऑक्सीडेंट होती है, ये आपको हेल्प करती है, काफ़ी चीज़ों में हेल्प करती है, थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करती है, लेकिन अगेन अगर आप वॉक नहीं कर रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो उसका कोई रोल नहीं है। तो बस हमने जाके पत्ते चुन के लेकर आने हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। कावा का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मोहम्मद मुबीन तौफा शरीफ से बात कर रहा हूँ। जी, बताइए, सवाल पूछिए अपना। जी मैडम, मेरा सवाल ये है कि मैं पैरालाइज बेड पर हूँ और मुझे गैस का बहुत ज्यादा मसला है। ठीक है। और कब से पैरालाइज्ड हैं आप? 15 साल हो गए हैं। अच्छा, और आपको खाना किस तरह दिया जाता है? आप लिक्विड डाइट लेते हैं या फुल खाते हैं, और कितनी दफा खाते हैं? नहीं, खाना हर तरह का खाता हूँ। गैस बहुत ज्यादा होती है। ओके, ठीक है। आपको भी शुगर है? नहीं, शुगर नहीं है, लेफ्ट साइड में बहुत ज्यादा दर्द होता है। ऑल राइट, ठीक है। आप सुनिए जवाब सुनिए। थैंक यू। पैरालाइज है ऑब्वियसली, इनका तो काफी बड़ा इशू है। इनको फिर डाइट चेंजेस थोड़ी सी प्रिस्क्राइब कीजिए, और लेफ्ट में पेन भी कह रहे हैं। अच्छा, लेफ्ट में पेन, अब इनसे थोड़ा सा ये हमने पूछना था कि ये एब्डोमिनल पेन की बात करें या छाती में सीने की पेन की बात करें। अगर तो लेफ्ट में पेन रह रहा है, सीने में पेन रह रहा है, तो उसके तो कोई डिफरेंट सिम्टम्स, डिफरेंट मतलब इन्वेस्टिगेशंस होती हैं कि आपको ईसीजी करानी चाहिए, अपना मस्कुलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए। अगर आपके एब्डोमिनल पेन आ रही है और आपको बिल्कुल आप पैरालाइज हो तो इसमें कॉन्स्टिपेशन भी डेफिनेटली होगी, क्योंकि चलना फिरना इनका कम है। तो अगर इसके साथ इनको बड़े पेशाब में खून आ रहा है, कब्ज़ रही है, तो एक एब्डोमिन का पेट का ना स्कैन या सीटी स्कैन होना चाहिए, किसी डॉक्टर से इनको रब्ता करना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं कि इस पैरालाइज वॉक की एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो एक इनको फिजियोथेरेपिस्ट को साथ इन्वॉल्व करना चाहिए कि एटलीस्ट बॉडी कुछ पार्ट्स पे इनकी एक्सरसाइज हो। कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं कि आपकी आंतों की हरकत तो इंप्रूव करती हैं, जिसमें आपकी टांगों को ऊपर करना या उल्टा होकर लेटना, उसमें कुछ चीज़ें हेल्प करती हैं आपको। सेकेंडली, इसमें पोर्शन कंट्रोल का बहुत जो है ना इसमें इफेक्ट होता है, फ़ायदा होता है। इनको कई दिन में जैसे 3 बड़े खाने के बजाय दिन में 6 खाने लें, थोड़ा थोड़ा करके लें। लिक्विड और सॉफ्ट डाइट को ज़्यादा इंक्लूड करें। अगर रोटी लेते भी हैं, अगर फॉर एग्जांपल 2 टाइम पे रोटी ना लें, एक टाइम रोटी लें, एक टाइम उसकी जो है ना उसको किसी चीज़ से सब्स्टिट्यूट कर लें। बाकी हेल्दी फूड लें, चिकन और फिश ये डेली ले सकते हैं, उसको डिफरेंट तरीके से ले सकते हैं, बॉयल फॉर्म में या ग्रिल्ड फॉर्म में ले सकते हैं। जो रेड मीट है जिसको हम बोलते हैं बीफ या मटन या छोटा या बड़ा गोश्त, वो हफ्ते में 1 दफ़ा लें, और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और कोशिश करें किसी फिजियोथेरेपिस्ट से रब्ता करें, थोड़ी सी एक्सरसाइज वॉकिंग के लिए ज़रूरी है। और इनके लिए जो गैस्ट्रिक मोटिलिटी इंक्रीज करने की वो है, वो प्रोकाइनेटिक हम ऐड कर सकते हैं, जो कि डिफरेंट नामों से आती है, आइटोपाइड, हाइड्रोक्लाइड, जेनरिक नेम होता है, लेकिन अगेन डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें दिखा के। और सेकेंडली PPIs का भी इसमें रोल है, और अगर इनको रात में अलामात ज़्यादा आती हैं तो उसमें H2 रिसेप्टर ब्लॉकर भी ऐड कर सकते हैं।
ठीक है, तो दवाइयों के साथ साथ जैसे आपने सुना कि आपके लिए भी वर्जिश ज़रूरी है, तो ज़रूर किसी फिजियोथेरेपिस्ट को ऑन बोर्ड कर लीजिए और जो वो एक्सरसाइजेस करवाता है उससे सीख लीजिए और फिर अपने किसी घर वाले को भी यूट्यूब पे भी और अपने घर वालों को कहिए कि आपको हेल्प करेंगे किसी तरह से, आपको मूवमेंट जितना हो, और मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ आपके मैदे के लिए नहीं, आपकी सर्कुलेशन जो कि आपके लेफ्ट साइड पे दर्द हो रहा है, आपकी मसल्स की टोन के लिए, आपकी ओवरऑल मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, हरकत में ही बरकत है, उन सारी चीज़ों के लिए बेहद ज़रूरी है। मेरा ख्याल है हमारे यहाँ डिसेबिलिटी का यही बहुत इशू है कि मजीद डिसेबल करते चले जाते हैं हम लोगों को, क्योंकि हम बिल्कुल फिजियोथेरेपी ऑक्यूपेशनल थेरेपी पे नहीं करते। जी बिल्कुल बिल्कुल, मसल वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो रहा होता है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा। अच्छा, थोड़ी सी बात करते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, स्टूडेंट्स को भी एग्जाम का स्ट्रेस है, ऑफिस में लाइफस्टाइल इस तरह का स्ट्रेसफुल हो गया और बहुत ज़्यादा लोगों को इस तरह के मसले आ रहे हैं, तो थोड़ा सा इनके ऊपर ये भी बताइए कि किस। अच्छा, पहले कॉलर वो कह रहे हैं, ठीक है जी, कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। कौन कॉलर, कहाँ से? मैं मोहम्मद अनवर बोल रहा हूँ कोयटे से। जी बताइए। मेरी उम्र 72 है जी। डायबिटीज का मरीज हूँ, मगर मेरा शुगर कंट्रोल में है जी। जो मुझे बड़ा प्रॉब्लम है ये खानदानी, बल्कि मेरे वालिद मोहतरम को अल्लाह की रहमत करे, उनको भी था ये सीने की जलन हमें होती है। ठीक है, ये कोई मेरा ख्याल मुझे भी कोई 30-35 साल से। और साथ साथ और क्या होता है? पेट में दर्द? नहीं, पेट में दर्द नहीं। वॉक मैं रेगुलर करता हूँ सुबह नमाज के बाद तकरीबन 50 मिनट। ठीक, बस ये सीने की जलन की तकलीफ है, वो शुगर का तो है ही। मैंने आपको मुंह में कड़वाहट? जी, मुंह में कड़वा टेस्ट आता है? नहीं, मुंह में कड़वाहट नहीं है, जलन होता है। अगर मैं ये ओमिप्राजोल की गोलियां इस्तेमाल नहीं करूँ तो बहुत सख्त तकलीफ होता है, दो दिन के बाद ही। अच्छा, और वजन कितना है आपका? वजन 92। पेट बाहर निकला हुआ है? नहीं निकला। अच्छा, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, आप सुनिए। ठीक है। अच्छा, जैसे उन्होंने बताया ना कि शुगर है लेकिन कंट्रोल में, लेकिन शुगर अनफॉर्चुनेटली ना कुछ माइनर कॉम्प्लिकेशन होती है, कुछ मेजर कॉम्प्लिकेशन होती है। कंट्रोल में होने के बावजूद भी आपको ना ऑटोमेटिकली निज़ाम हज़म जो है थोड़ा सा स्लो होता है, प्रोसेस जो है वो डिले होता है। उसके लिए अच्छा करें, ऑलरेडी वॉक करें। अच्छा, अब इनका बड़ा इंपॉर्टेंट एक था कि इनको 15, 10, 35 साल से एक तो इनकी एक एंडोस्कोपी यानी कि जो कैमरे का टेस्ट है, जो खुराक की नाली का मुआयना, जो मैदे का मुआयना, वो लाजमी होना चाहिए, क्योंकि हम इसमें देखेंगे ऐसे लोगों में ना हार्टल हर्निया बहुत कॉमन होता है, जो कि वो हर्निया सुन के लोगों को बहुत थोड़ी घबराहट हो जाती है। हाँ। वो ऐसा कि अब नॉर्मल चीज़ नहीं, बस ये है कि वो आपका थोड़ा सा मैदा, जो मैंने आपको बताया था वेल्व होता है, जो खुराक की ना मैदा थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता है खुराक की नाली में, और उसकी वजह से मजीद आपका प्रोसेस, एक तो हार्टल हर्निया को हमें देखना होता है, सेकंड अगर किसी को इतने अरसे से मैदे की तेजाबियत रह रही है तो किसी ज़ख़म या अल्सर के लिए हमें देखना होता है, या बहुत ज़्यादा मैदे की दीवार की सोजिश तो नहीं है तो उसके लिए हमें देखना होता है। अगर ये सब कुछ ना हो, एंडोस्कोपी बिल्कुल नॉर्मल हो, फिर हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है। इसमें वॉक इंपॉर्टेंट है, रात को सोते हुए सर की तरफ थोड़ी ऊंची रखनी है, 45 डिग्री पे तकिए 2 रख के सोएं। और तीसरी चीज़ ये है कि अपने खाने में कच्ची सब्ज़ी का इस्तेमाल ना करें, और खाने रात को सोने के बीच में, खाने के बीच में वक्फा रखें। और दूसरा PPIs इनको हम यूज़ कराते हैं। अच्छा, अब ये इतने अर्से जब चल रहे हैं, खुद भी उन्होंने बताया मैदे की दवाई ले रहे हैं, तो उसको ना फिर हम टैपर डाउन करते हैं, ऑल टुगेदर बंद नहीं करते PPIs को। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं इसमें हमें लाइफ लॉन्ग भी देने पड़ते हैं। सब ये है कि 20 मिलीग्राम या डोज पे हम देते हैं, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, जिनके थोड़े साइड इफेक्ट्स कम होते हैं, उस पर हम दे सकते हैं। अच्छा, मतलब आप एक कॉम्बिनेशन में देते हैं, लेकिन इनका इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि एंडोस्कोपी इनकी होनी चाहिए। अच्छा, जब हम एंडोस्कोपी की बात करते हैं तो आप देखिए इतना एक इन्वेसिव प्रोसीजर है, अंदर कैमरा जाता है, उसको देखना है कि भाई खुदा न खास्ता आंत ना फट जाए, कोई बैक्टीरिया ना हो, और लोग जो है इस मामले में बहुत ज़्यादा बचत करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे बहुत सस्ता हो रहा है, यहाँ पे महंगा। तो थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि आप आज लोगों को ये समझाएं कि सस्ता महंगा नहीं होता, इसकी सही तरीके से होना ये एक टेस्ट है, एक इलाज के लिए एक टेस्ट देखना है कि अंदर क्या है, तो इसका सही कैमरा होना, सही अंदर जाना, सही जगह पे जाना, और जरासीम ना लेकर जाना कितना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। जिस तरह आपने बहुत अच्छे दायरा को मेंशन किया कि अब देखिए कैमरा है जो कि रबर की ट्यूब्स के सिरे पे एक लेंस से कैमरा लगा, उसको मुंह के रास्ते अंदर लेके जा रहे हैं, आपके मुंह के खुराक के नाली के, मैदे के और छोटी आंतें कुछ हिस्से का मुआयना करते हैं। एक तो ये इन्वेजिव प्रोसीजर होता है, और जाके अगर मल्टीपल जगह पे हो रहा है तो ये हमें बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है। स्टेरिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, किस प्रोटोकॉल को हम फॉलो कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं। अच्छा, जहाँ जहाँ हो रहा है वहाँ स्कोप्स भी यूज़ हो रहे हैं, हम स्टेरिलाइजेशन का हमें नहीं पता कि कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं,
कि ना अगर तो मैनुअली कोई, अब देखिए एक बंदा अगर खुद से वो स्कोप को बार वॉश कर रहा है, वो उसको प्रॉपर्ली नहीं करेगा, अगर बहुत ज़्यादा प्रोसीजर्स हो रहे हैं वो नहीं करेगा, तो उसका जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर ये है कि अल्ट्रासाउंडिंग मशीन्स होती हैं, उसमें आपने स्कोप को लगा देना होता है 45 मिनट्स के लिए, और कुछ स्पेसिफिक जो उसमें होते हैं जो फ्लूइड्स यानी कि हम जो यूज़ करते हैं, जो जिससे वॉश होना होता है, वो स्टरलाइजेशन पाउडर्स होते हैं वो यूज़ करना पड़ते हैं, लिक्विड जो होते हैं। प्राइस बिल्कुल, हाँ जी, बी केयरफुल। अगले कॉलर की जानब पढ़ते हैं। कौन साहब कहाँ से बोल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। साहिबा जी मैं नाजिया टेक्सास से बात कर रही हूँ। जी बताइए नाजिया साहिबा। जी मेरे बेटे को पीलिया हुआ था, पीलिया यरकान हुआ था, उसके बाद उसको मैदे का मसला है, तो आप डॉक्टर साहब से बात करके मुझे कोई ऐसा। जी उम्र बता दीजिए बच्चे की और कब हुआ था ये भी बता दें। 6 माह हो गए पहले हुआ था, तो उम्र उसकी 8 साल है। 8 साल। और हेपेटाइटिस सी और बी में से कौन सा बोला था? अच्छा, इन्होंने जो पीलिया बोला तो नॉर्मली लोगों में ये कॉन्सेप्ट होता है कि पीला यरकान किसी को आजकल की एपिडेमिक काफ़ी आई हुई है, ए और ई ही मोस्टली होता है, और अनफॉर्चुनेटली आफ्टर फ्लड्स ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, और पाकिस्तान में वी आर नॉट श्योर अबाउट द सैनिटेशन, सब चीज़ें भी होती हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपने अच्छा किया उनको मेंशन किया कि फिर भी एहतियातन हेपेटाइटिस बी सी का टेस्ट करवा लें, क्योंकि बच्चों में बी और सी भी पीले यरकान के साथ प्रेजेंट करते हैं, एक्यूट फेज उनका भी होता है। अच्छा, सेकेंडली होता है कि एक तो बच्चे की डाइट इनको देखनी पड़ेगी, बच्चा बहुत ज़्यादा बाहर का खाना इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, जो कि डेफिनेटली कर रहे होंगे तभी इनको पीला यरकान भी हुआ है। पानी का इस्तेमाल ठीक करना है, और आजकल बच्चों के लिए ज़िंदगी थोड़ी सी इसलिए मुश्किल हो गई है कि उनकी एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म है, कि वो स्कूल से आते हैं, वो ट्यूशन जाते हैं और बैठे रहते हैं और टीवी देख के बस वो सो जाते हैं, कि उनकी हेक्टिक सी रूटीन बनी हुई है। तो कोशिश करें कि बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी लाजमी रखें और उसको पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कराएं। अगर उसके बावजूद मैदे में जल रहती है तो राइजिक या ओमेगा के नाम से साशे आते हैं जो कि पोटासियम इनहिबिटर के होते हैं, वो हम बच्चों को दे सकते हैं। वो ये आधा साशे जो है 1 गिलास पानी में मिला के उनको दे सकते हैं। डाइट आप क्या प्रिस्क्राइब करेंगे उस बच्चे को? डाइट ये है कि एक तो फ्रूट्स जूसेस के बजाय एज होल फ्रूट्स को लें, इसमें फाइबर ज़्यादा होता है, ठीक है। वो ये अगेन सैलेड को थोड़ा सा कम रखें, बाहर का खाना अवॉइड करें, ह्यूमनली पॉसिबल बंद करना पॉसिबल नहीं होता, तो हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा ले सकते हैं। फ्लूइड इनटेक अपना बेहतर रखें और एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी लाजमी अपनी 45 मिनट्स की होनी चाहिए। जी अगले कॉलर की जानिब बढ़ते हैं। जी कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? कौन साहब बोल रहे हैं, कहाँ से? नज़ीर अहमद कराची। जी बताइए, अपना सवाल पूछिए। ये मेरे जिगर पे ना चर्बी है जी, और कब्ज रहती है, शुगर पेशेंट हूँ मैं, डायबिटीज हूँ 20 साल। ओके, और शुगर कंट्रोल्ड है आपकी? हाँ तकरीबन कंट्रोल ही होती। उम्र कितनी है आपकी? 68। और इनको कब्ज भी रहती है, तो कब खाना में क्या खाते हैं आप? खाने में बस 1 रोटी खाता हूँ दोपहर में, 1 रात में। 1 रात में, ठीक है। और कोशिश करता हूँ सब्जी खाता हूँ, गोश्त वगैरह मैं नहीं खाता हूँ, मगर ये कि कब्ज ज्यादा नहीं, मतलब कभी कब्ज हो जाती है कोई 21 सालों, तो जिसमें दर्द रहता है साथ में। और मेरे टेस्ट में जिगर का, तो उस पे चर्बी है, लिवर पे चर्बी है। ठीक है जी, चलिए बहुत शुक्रिया। लिवर पे चर्बी बेसिकली, और उन्होंने खुद बताया कि इनकी केस में जो मुझे रिस्क फैक्टर लग रहा है कि इनका डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ इज रिस्क फैक्टर फॉर कॉजिंग द फैटी लिवर, को नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ बोलते हैं। इनको भी चाहिए एक अपना हेपेटाइटिस बी सी का टेस्ट एहतियातन करवा लें। सेकेंडली जो है वो वॉक स्टार्ट करें अपनी, और दूसरा ये कि फाइब्रो स्कैन का एक टेस्ट में देखना जिगर की चर्बी किस हद जगह को मुतासर कर रही है, जो कि किस जगह पे इलास्टोग्राफी के नाम से अवेलेबल है, कि जिगर ना मस्कुलर ऑर्गन है, पट्टों का बना हुआ, उसकी स्टिफनेस हमने देखनी होती है कि वो किस हद तक मुतासर करे जिगर की चर्बी। फिर उसकी अगेन हम ग्रेडिंग करते हैं 1, 2, 3 और 4। अगर 2 से बियॉन्ड है तो उसमें विटामिन ई यानी कि एंटीफाइब्रोटिक एजेंट्स का रोल है, तो उसके लिए इनको देखना पड़ेगा फाइब्रो स्कैन, हेपेटाइटिस बी सी का टेस्ट और एक ALT का अपना टेस्ट करवा लें। उसके अकॉर्डिंगली फिर ये विटामिन ई को इंक्लूड कर सकते हैं। जो दूसरा इनका मसला था कॉन्स्टिपेशन का, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया कि डायबिटीज़ इटसेल्फ जो है वो आंतों की हरकत को कम करती है, तो उसके लिए ये है कि जूसेस के बजाय ये फ्रूट्स को लें। अगर आजकल जो हर मौसम का ना एक मीठा, हाँ जी, मीठा फल फ्रूट होता है, आम ये नहीं ले सकते तो वो ये ना लें, लेकिन बाकी चीज़ें जैसे सेब इस्तेमाल कर सकते हैं, आड़ू ये इस्तेमाल कर सकते हैं, वो लें। छिलकों के वाले फल फ्रूट इस्तेमाल करें, पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें, वॉक को इंक्लूड करें, बस थोड़ा सा इनके लाइफस्टाइल मोडिफिकेशन करनी पड़ेगी। अच्छा, ये जो हस्क होता है, जो इसबगोल है या आपका साइलम हस्क होता है, इसका क्या रोल होता है? इसका रोल है जिस तरह फाइबर आपने बताया ना, एक तो डाइटरी फाइबर्स हम देते होते हैं। अगर डाइटरी फाइबर्स का पेशेंट का इंटेक कम है या वो नहीं ले पा रहा, तो इसमें हम ये फाइबर जो है ना इंस्टेंट ऐड करते हैं। इसमें इसबगोल हस्क भी आता है, फाइबर पाउडर के नाम से आता है। जो तुख मलंगा है उसका रोल है, फ्लैक्स सीड्स या शिया सीड्स कहते हैं, उसका इतना रोल बुक की जो मैं अगर आपको मैं बताना चाहूँ मेडिकल की टर्मिनोलॉजी में इतना रोल नहीं है, बाकी चीज़ों में हाँ, लेकिन वो वैसे इटसेल्फ एक अच्छी चीज़ है। अगर आप मतलब वो अगर आप नाश्ते में उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं,
अगर ब्राउन ब्रेड आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, रोटी और पराठे के इस्तेमाल में आप चिया सीड्स या ओट मिल का नाश्ता आप कर सकते हैं, उस लिहाज से बेहतर है। तलबीना जो है जी जी। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से, कौन साहब बोल रहे हैं, कहाँ से? वालेकुम सलाम, मतलब मैं असद अली बात कर रहा हूँ कश्मीर से जी। पूछिए। ये डॉक्टर साहब से ये पता करना है, मुझे 3-4 दिन से गर्दन पे दाने निकले, उनमें शदीद दर्द है और मादे में तकलीफ रहती है, कब्ज भी है। गर्दन पे दाने निकले? जी जी, गर्दन पे दाने निकले। और मैदे में तकलीफ रहती है? मैदे में हल्की, इतनी ज्यादा नहीं, हल्की। अच्छा, ये जो गर्दन पे आपको दाने पीछे की तरफ निकले? नहीं नहीं, सामने सामने, यहाँ पे निकले, छाती पे? नहीं नहीं, सामने गर्दन पे, छाती पे नहीं है, और पीछे यानी गर्दन की बैक साइड पे और कंधे पे। और कहीं पे निकले? खारिश है? नहीं नहीं, खारिश बाकी कहीं भी नहीं, ये भी निकले हैं। आपको खारिश या जलन है? जलन बहुत है, जलन। अच्छा, आपको वैसे आपको मैं गैस्ट्रिक तो बता ही दूंगी, डॉक्टर साहब बताएंगे, लेकिन मैं आपको एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट ये बता देती हूँ कि आजकल बहुत ज्यादा लोगों को गर्मी दाने या पित्त निकली हुई है। उसके दो रीजन है, एक तो बहुत ज्यादा धूप है, बहुत ज्यादा पसीना आता है, इसी तरह जैसे मैंने ओढ़ा हुआ है, बहुत सारे लोगों ने इस तरह के कपड़े पहने हुए होते हैं रेशमी जो के रगड़ खाड़े होते हैं, और दूसरा आपने बहुत ज्यादा बड़ा गोश्त या तेल का इस्तेमाल किया होता है इन दिनों में, जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी टेम्परेचर है, हरारत, वो भी बढ़ गई होती है और बहुत ज्यादा लोगों को ये पित्त और दाने निकले हुए। फिलहाल आप इसको कुछ मत कीजिए, एक तो ठंडा बहुत ज्यादा पानी पीजिए, ठंडे उसमें रहिए, बहुत लूज से कपड़े पहनिए, वाइट लाइट कपड़े पहनिए, हवा में रहिए, और इसके ऊपर आप कैलामाइन लोशन या मेंथॉल का लोशन लगा सकते हैं। एंटी इच की बहुत सारी ये वाली रेमेडीज होती है, सिर्फ यही लोशन लगाइए, स्टेरॉइड क्रीम्स वगैरह अभी मत इस्तेमाल कीजिए, ये खुद ब खुद थोड़ी देर बाद जो है ना वो खुद सबसाइड कर जाएंगे। इनके ऊपर खारिश नहीं करनी और इनको मजीद जो है ना आपने छेड़ना नहीं। अब आप इसके गैस्ट्रिक कॉजेस पे आ जाए। ठीक है, अब ये गैस्ट्रिक कॉज का गर्दों के दाने से कोई ताल्लुक नहीं है, आपने खुद ही बता दिया। अगर मुंह में छाले बन रहे हो या आपको मतलब खाना फंस रहा हो या रुक रहा हो, तो वो अलग चीज होती है। आपने बताया कि वेदर के हिसाब से लाइकली कोई क्लोथिंग उनकी ऐसी है, इसको देखना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस के लिए देखना पड़ेगा, वो कोई चेन वगैरह मैदे में थोड़ी तकलीफ होती है। अच्छा, मैदे में जो जलन होती है उसके लिए देखना पड़ेगा कि वो अगर आजकल में इनको शुरू हुई तो ऑब्वियसली ईद के बाद खाना पीना कुछ लोगों का ऐसे हुआ होता है। अगर बहुत शदीद जलन है, अगेन अगर रात में आपको बॉदर हो रहा है, नींद आपकी खराब हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है, गले में कड़वा पानी आ रहा है या आपको बार बार पानी पीना पड़ रहा है, तो उसमें शॉर्ट टर्म हम PPIs यानी कि प्रोटामोम इनहिबिटर जो कि ओवर द काउंटर अवेलेबल है, ओमेगा या राइजिक के साशे के नाम से अवेलेबल होते हैं, वो आप ले सकते हैं। वो आप एक दिन में एक इस्तेमाल करें, अगर नहीं बेहतर हो रहा 2 हफ्ते इस्तेमाल करें, फिर 4 हफ्ते भी आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो बेसिकली आपने जैसे सुना है कि मैदे की तकलीफ के लिए आप प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जो बार बार मेंशन हुए हैं डिफरेंट चीज़ों में, वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग जो है ना आजकल जैसे बीफ खाते हैं, आम खाते हैं और उनको एलर्जीज हो जाती हैं, तो अगर एलर्जी टाइप सिम्टम होता है तो फिर आप एक एंटी हिस्टामीन भी ले सकते हैं। और जहाँ तक उसके ऊपर रिपेयर क्रीम्स का है, तो हमेशा ऐसी रिपेयर क्रीम लिए जिसके अंदर पैंटोथेनॉल या सेरामाइड्स इस तरह की चीज़ें हों, और या फिर आपकी मेंथॉल हो जो कि कूलिंग एजेंट्स हो, ना कि आप स्टेरॉइड्स की तरफ सीधा चले जाएं। जी नेक्स्ट कॉलर, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? जी मैं हेलो। जी जी बोलिए, आप कौन बोल रही हैं? जी मैं कबीर खान बात कर रहा हूँ कराची से। जी बताइए। मुझे ये पूछना था आपसे कि डॉक्टर साहब, ये मेरी वाइफ के ना मैदे में बहुत गैस होती है जी, तो उसकी वजह से उसको बहुत वीकनेस भी होती है। अच्छा, उम्र कितनी है आपकी वाइफ की? मेरी वाइफ की उम्र तकरीबन 36 है। 36 है, उनको गैस होती है। अच्छा, वेट उनका कितना है? जी वेट उनका है 85। हाँ, तो वेट उनका काफी ज्यादा है ना, तो उनको वेट थोड़ा कम करना पड़ेगा। शुगर वगैरह? नहीं शुगर वगैरह कुछ नहीं, जिम भी जा रही हैं। अच्छा ठीक है। और डाइट कंट्रोल करती है? डाइट कोशिश तो करती है कंट्रोल करने, मतलब कभी कभार बचती थोड़ी बहुत होती है, फिर भी यही कोशिश करती है, लेकिन गैस होती है। अच्छा, गैस की वजह से घबराहट हो जाती है बहुत ज्यादा शुरू। ओके चलिए ठीक है, आप आंसर सुनिए। इनके फीचर्स में ना मोरलेस गर्ड वाले ही लग रहे हैं गैस्ट्रो रिफ्लक्स डिजीज के। तो आपने अच्छा मेंशन किया, उन्होंने ऑलरेडी कहा कि वो उसके लिए कर रही हैं, जिम उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। अब बस ये देखना है खाना खाने के फ़ौरन बाद हैवी एक्सरसाइज भी नहीं करनी, रात को सोने के बीच में, खाने के बीच में 2 घंटे का वक्फा रखना है, और वही अगेन के सिट्रस फ्रूट्स यानी कि खट्टे फ्रूट्स आपने कम इस्तेमाल करने, चॉकलेट और कैफीन का इस्तेमाल कम करना है आपने, और दूसरा ये कि आपने कच्ची सब्ज़ी इस्तेमाल नहीं करनी, वो क्योंकि गैसेस को ज़्यादा बढ़ा देती है। और इनको भी हम शॉर्ट टर्म अगर बहुत ज़्यादा सिम्टम्स आ रहे हैं कि उन्होंने बताया कि घबराहट सा शुरू हो जाती है, इनको सर में तकलीफ़ रहती है, थोड़ी सी मतलब
बाकी साइकेट्रिक सिम्टम्स आते हैं उसमें फिर PPIs का रोल है, वो हम शॉर्ट टर्म दे सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी होती है, बहुत सारी औरतों को हमारे यहाँ जैसे अनीमिया होता है, खून की कमी होती है, तो वो ना बहुत ज़्यादा सांस उनकी चढ़ती है, वो ऐसे हाँफती हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा सांस अंदर भी लेती है, तो उनका आप वो भी चेकअप करा लीजिए और उनको फिर एक अच्छी बैलेंस डाइट दीजिए और खुद उनके साथ वॉक भी आपने करनी है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम वो बात कर रहे थे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, उसको जरा थोड़ा सा, बिल्कुल क्योंकि हम एंड होने वाले हैं, थोड़ा सा उसके बताइए कि मेडिटेशन, स्ट्रेस रिलीफ और ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है फॉर अ गुड गट। ये चीज़ का ट्रीटमेंट है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का कोई फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मेडिटेशन, स्ट्रेस रिलैक्सेंट होती है। कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा कोई इवेंट हुआ होता है जो कि क्योंकि लोग स्ट्रेस से रिलेट करते हैं इसको, कुछ एक्टिव एक्यूटली हुआ होता है, ये बैक उनके आपके पास में कुछ ऐसा हुआ होता है, वो है। सेकेंडली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में कि पोर्शन कंट्रोल्स, आपके इंटरमीडिएट मील्स आपकी लाइक फ्रॉम द लास्ट 3 मील्स आपने दिन में 6 टाइम लेना है खाना, थोड़ा थोड़ा करके डिवाइड करके खाना है। सेकेंडली जो है आपने रॉ वेजिटेबल्स यूज़ नहीं करनी, अपना ग्रीन इंटेक जो है वो कम रखना है, कॉफ़ी इंटेक कम रखना है, चॉकलेट इंटेक कम रखना है। 30% लोग विद इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, 30% लोगों को दूध से भी एलर्जी होती है। अगर आपको लगता है कि दूध पीने से या दूध की चीज़ों से आपके पेट में ज़्यादा गैसेस हो रही हैं, पेट में ज़्यादा बोझ हो रहा है या ज़्यादा सूज रहा है या फूल रहा है, तो फिर आप दूध से बनी चीज़ों का कम इस्तेमाल करें या लैक्टोज फ्री मिल्क लें। ठीक। और अगेन वॉक एक्सरसाइज के लिए सबसे ज़्यादा रिलैक्सेशन थेरेपी वो अच्छी है, मेडिटेशन करें या आप किसी साइकेट्रिस्ट से साइकोलॉजिस्ट से रब्ता करें, उनसे वो स्ट्रेस रिलेशन थेरेपीज आप कर सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर राबिया, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आपने सुन लिया, नहीं आपने सुन लिया कि आपने स्ट्रेस से भी दूर रहना है और स्ट्रेस से दूर रहने के लिए डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गई, योगा हो गई। जब भी आप कोई एक्सरसाइज कर भी रहे हैं, फॉर एग्जांपल वॉक कर रहे हैं, खुली फिजा में घूम रहे हैं, तब भी अपने बिल्कुल माइंड को, अपने फ़ोन को आपने लेकर नहीं साथ जाना, आपने टीवी के ऊपर भी ऐसी चीज़ें नहीं देखनी जो हर वक्त आपको एंग्शियस या स्ट्रेस रखें। खुदा का जिक्र करें या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी करें जो कि आपको सुकून देती है, इसी से आपकी गट भी ठीक रहती है, मतलब आपका मैदा, जिगर, सारा कुछ ठीक रहता है। बैलेंस डाइट खानी है, बहुत सारी एक्सरसाइज करनी है, सही वक्त पे सोना है, पोस्चर सीधा रखना है, खाते ही सो नहीं जाना, और जैसे उन्होंने कहा कि थोड़ा थोड़ा अपनी भूख थोड़ा सा रख के खाइए और हल्का हल्का मतलब पूरा डिवाइड करके दिन में खाएंगे तो सारा कुछ आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया देखने का, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। प्रोग्राम को आप YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं, सेहत सबके लिए। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।